Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Akhlaq Ahmed. I'm your bio teacher. क्लास 9 का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, उसके बाद जो है 3 पोस्टुलेट्स और 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज उसमें एक छोटा सा टॉपिक उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, वो है सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर मीन ऐसे पार्टिकल्स जो सेल के लेवल तक नहीं पहुंच सके, अभी उससे पीछे हैं, डेवलपमेंट की स्टेज में अभी वो उससे नीचे वाले लेवल पर मौजूद हैं। जब वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएं तो शायद किसी वक्त में वो इस लेवल पर भी पहुंच जाएं कि वो सेल में कन्वर्ट हो जाएं। इस वक्त तक जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। ए सेलुलर ऐसे पार्टिकल्स जो सेल पर मुश्तमिल नहीं हैं, जिसके अंदर सेल मौजूद नहीं है। अब डिस्कस हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं इसको? सेल थ्योरी में हमने सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट उसको डिस्कस ये किया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब एक या एक से ज़्यादा सेल का क्या मतलब हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फुली ऑर्गेनिज्म हैं, मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार रहे हैं। वो बाहर से फूड भी ले रहे हैं, या अगर वो यूनिसेलुलर जो है वो प्लांट्स की फॉर्म में हैं तो वो अपनी खुराक जो है वो खुद बना रहे होते हैं। जैसे एल्गी हैं, एल्गा की एग्जांपल मैंने आपको जो है माइक्रोस्कोप के टॉपिक में माइक्रोग्राफ के अंदर सबसे दरमियान में बना कर दिखाई थी, उसका नाम था क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है उसका, 2 इसके फ्लेजेला होते हैं, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। अब ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन ये अपनी लाइफ के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ये सेल अपना कंप्लीट कर रहा होता है। ये इंजेक्शन भी करता है, ये क्योंकि प्लांट है इसमें इंजेक्शन नहीं है, इसमें फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये सनलाइट लेगा, बाहर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपनी फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा इसका, उसको ये अपने बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर होने वाले, जिन्हें हम कंप्लीटली अगर हम उसे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करें तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताता हूँ। अब सेलुलर पार्टिकल्स में एक ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, ये अपने बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये खुराक भी बना रहा है, ये उसको यूटिलाइज भी कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी भी हासिल कर रहा है। उसके बाद जितने वेस्ट मटेरियल इसके पास प्रोड्यूस होते हैं ये उनको एक्सक्रीट भी कर रहा है। सारे फंक्शन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वन सेल पे भी मुश्तमिल हो सकता है ऑर्गेनिज्म, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे ऐसे हैं। अमीबा के नाम से मैंने आपको एक ऑर्गेनिज्म बताया था, यूग्लिना के नाम से एक जो है वो ऑर्गेनिज्म बताया था। ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मोर सेल्स में जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारी अपनी बॉडी है, कंप्लीटली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करके डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन फिर मिल के आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल के फिर जो हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हम उसके लिए वर्ड हमने
8 क्लास में हमने ये सारी डिटेल इसकी जो है वो पढ़ी हुई है, किस तरीके से सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक जो है वो हम बॉडी को कैटेगराइज करते हैं। अब वन और मोर सेल पे मुश्तमिल होना, ये सेल थ्योरी का सबसे फर्स्ट पास्टुलेट है, सबसे पहला प्रिंसिपल है उसका, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो सेल पर मुश्तमिल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 वायरस। वायरस की बॉडी में सेल नहीं होता, वायरस की बॉडी सेल की बनी हुई नहीं है। प्रायोन्स, ये वायरस से मिलता जुलता एक और पार्टिकल है। पार्टिकल इसलिए कह रहा हूँ, हम इन्हें ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते, सेल कंसीडर नहीं करते। प्रायोन जो हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वायरस जो है इसकी बॉडी के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन का जो है वो कोट भी मौजूद होता है, यानी प्रोटीन, डीएनए, इन सब से मिलके जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसलिए और डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर, डिफरेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन कॉज करने का जो है वो बाइस बनता है। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है कोरोना वायरस के हवाले से, तो क्या है, उसकी बॉडी जो है ये एक और वायरस है, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिंपल ये समझने के लिए ज़रूरी है, वायरस जो है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। कुछ फीचर्स इसके आगे प्रॉब्लम भी है, इनको ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता, इनको सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स कंसीडर किया जाता है। अब उनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूँ अभी। वायरस हो गए जिनकी बॉडी ज़्यादा मॉडिफाइड है। प्रायोन की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का एक जो है वो समझ लें मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ प्रोटीन के। जब ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो डेवलप होता जाता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक ग्लोबुलर शेप जो है वो गेन कर लेता है, गोल शक्ल एक इख्तियार कर लेता है। इसमें प्रायोन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होके उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। स्पेशली प्रायोन्स और वायराइड्स, ये दोनों जो है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहे हैं। प्रायोन जो है वो सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये किसी बॉडी के अंदर एंटर होगा, जाके वहाँ पर अपनी जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और उस बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। वायराइड्स जो हैं इनके अंदर सिर्फ आरएनए मौजूद होता है, इसके अंदर डीएनए, वायरस के अंदर जो है वो डीएनए होता है, वायराइड्स के अंदर जो है वो आरएनए मौजूद होता है। आरएनए और डीएनए जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने इसका 8 क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। डीएनए का ज़्यादा किया था, डीएनए का वहाँ पर था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल फॉर्म होती है, 2 स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉइल हुए होते हैं और सेंटर में इसके नाइट्रोजन बेसेस होती हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है एक दूसरे को ग्रिप किया हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है। इस साइड पर भी एक जो बेस स्ट्रैंड है उसके साथ भी नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, दूसरे के साथ भी अटैच होगी। वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो अटैच हो जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कॉइल फॉर्म में जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब वायराइड जो है वो डीएनए, इनके अंदर डीएनए नहीं होता, इनके अंदर आरएनए होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर में इसी में से एक हमने प्रोसीजर पढ़ा था जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में से ही आरएनए का स्ट्रक्चर निकलता है। इसमें आप ये समझ लें, एक हमने यहाँ पर 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों को आपस में क्या होते हैं, ये अनकॉइल हो जाते हैं। अनकॉइल होके यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जो इनको दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर देता है।
सेपरेट करके क्या होगा, इसकी जो नाइट्रोजन बेस हैं वो इसके साथ अटैच हैं, इसकी जो नाइट्रोजन बेस हैं वो इस साइड पर अलग हो जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एडेनिन है, यहाँ पर जो है वो थाइमिन होगी, यहाँ पर अगर गवानीन है, यहाँ पर साइटोसिन होगी। ये सारे नाम भी हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये सारे फॉर्मुलेशन भी हमने पहले पढ़ी हुई है, कौन सी किसके साथ अटैच होती है। हमेशा एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ अटैच होती है, गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होती है, लेकिन पोजीशन और तरतीब इनकी जो है वो चेंज हो सकती है। अगर साइटोसिन यहाँ आई है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है गवानीन यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट टाइम ये थाइमिन यहाँ पे थी, थाइमिन यहाँ पे भी आ सकती है। एडेनिन फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गई, एडेनिन यहाँ से फ़र्ज़ करें रिपीट हो गई। ये जो सीक्वेंस है इसका, ये हर डीएनए का, हर बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हर किसी का अपना स्ट्रक्चर होगा। डीएनए का एक दूसरे के साथ मैच होना जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है। अब बात कर रहे थे डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन। इसके अंदर आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है, इस तरह से ये अनकॉइल हुआ, इसमें एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो इन दोनों के अंदर दोनों के अपने अपने डुप्लीकेट प्रिपेयर हो जाते हैं। जब आरएनए प्रिपेयर होना होता है तो फिर सिर्फ एक साइड को जो है वो कॉपी किया जाता है। अगर टी है, इसके साथ ये एडेनिन आ गया, सी था इसके साथ जी आ गया, जी था इसके साथ सी आ गया, टी है आगे इसके साथ ए आएगा। ये अपोजिट उसके साथ जो जो नाइट्रोजन बेसिस अटैच होनी है, ये उन सब को यहाँ पर प्रिपेयर करके यहाँ इसके साथ जोड़ता जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड का प्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली हमारा आरएनए का मॉलिक्यूल है। सिंगल स्ट्रैंड है, नाइट्रोजन बेसिस उसी तरह से इसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलप होता है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो तो उसमें दोनों जो हैं वो स्ट्रैंड, ये सेपरेट कॉपी हुआ है, दूसरा सेपरेट कॉपी होगा, फिर वो दोनों जो है ये सेपरेट हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, इसकी कॉइलिंग अलग हो जाएगी, उसकी कॉइलिंग अलग हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ से इसको छोड़ के बाहर चला जाएगा, आरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड वापस जिस तरह से पहले जुड़े हुए थे वापस उसी तरीके से दोबारा जुड़ जाएंगे। आरएनए जो है वो फॉर्म बेसिकली डीएनए के अंदर से ही निकलता है, और वायराइड्स जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ आरएनए का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इनके अंदर डीएनए जो है वो मौजूद नहीं होता। ये हम बात कर रहे थे, वायरस हो गए, प्रायॉन्स हो गए, वायराइड्स हो गए, इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी सेल के लेवल से नीचे हैं, और या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सेल नहीं है। सेल ना होने की रीज़न, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेल वाला नहीं है। सेल का स्ट्रक्चर हम इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास जब स्टार्ट होगा उसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना है, सेल के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, सेल के बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेल के ऑर्गेनेलिज कहते हैं। सेल के ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, हमने बहुत सारे नाम पहले पढ़े भी हुए हैं, उन्हीं को हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बाहर उसके सबसे प्लांट सेल के अंदर बाहर सेल वॉल होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों के जो उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली है और प्लांट सेल में उससे अंदर वाली है। इन सब के स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारे स्ट्रक्चर इन तीनों के अंदर नहीं पाए जाते। इस वजह से हम इनको ए सेलुलर पार्टिकल्स यानी कि नॉट सेल, सब सेलुलर पार्टिकल्स अ लेवल विच इज़ लोअर देन अ सेल, वो कंसिडर करते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं इसके, वायरस को अगर हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं तो ये फिर इन्फेक्शन कैसे कॉज कर लेता है और ये दूसरे जानवरों में बीमारियां भी पैदा कर लेता है। और ये इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो लिविंग के हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको
सम टाइम हम डाउट में पड़ जाते हैं कि हम इसे किस तरीके से, हम इसे लिविंग में कंसिडर करें या नॉन लिविंग में कंसिडर करें। लेकिन हमने लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, जहाँ पर हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी, उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद हमने एक पॉइंट स्पेशली वायरस के बारे में पढ़ा था, वायरस, प्रायन, वायराइड्स। ये आई थिंक पेज नंबर 39 के ऊपर इसकी डिटेल जो है वो मेंशन की हुई है। आप बुक में से पीछे भी उसको थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये डिटेल सारी दी हुई है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं इनको किसी किंगडम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनको हम शामिल नहीं करते हैं। ये सब सेलुलर, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं शामिल होते। इस वजह से हमने इसको किसी किंगडम में शामिल नहीं किया हुआ। 5 किंगडम में से ये किसी किंगडम में शामिल नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग प्रूव करते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐसे भी हैं जो इनको लिविंग भी प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कौन कौन से हैं, कौन कौन सी खसूसियात इनमें ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स है। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला है, दे डू नॉट हैव सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें जो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जो हम आगे फर्दर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। इनका स्ट्रक्चर उन सेल के स्ट्रक्चर के साथ नहीं मिलता। इस वजह से हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसीडर नहीं करते। सेल थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट हमें यही बताता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल मौजूद होंगे। क्योंकि इनके अंदर सेल नहीं है, इसलिए हम इन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देयर बॉडी। मेटाबॉलिज्म जो है ये तमाम केमिकल रिएक्शंस का मजमुआ होता है जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर चल रहा होता है। बॉडी को अपना सर्वाइवल के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हर वक्त करने पड़ते हैं। बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, और इस सारे प्रोसीजर के दौरान हम एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दोनों को यूज़ करके CO2 + H2O, ये हमने लास्ट 8 क्लास में जो है ये पूरा प्रोसीजर जो है वो पढ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉलर मॉलिक्यूल है, वाटर स्मॉलर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो प्रिपेयर होता है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर ये बेसिकली एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके लार्जर मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं, और जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें जो है लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह के ग्लूकोज को ब्रेक करके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम CO2 और H2O में ब्रेक कर देते हैं। ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताई हैं, फोटोसिंथेसिस इसमें से जो है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन इसमें से जो है वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ये सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसकी मजबूरी है करना, क्योंकि ये जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी उसके लिए उसके पास ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो वो उसको फूड नहीं मिलेगी, वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव करेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस नहीं कर रहे, उनको ये ग्लूकोज बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के इस तरह की जितनी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो अपनी फूड बाहर से ले लेते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट ज़रूर है, बाहर से भी लेंगे तो फिर भी उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, ये भी जो है ये सारे मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ठीक है, अब वायरस
प्रायोन, वायराइड, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? इनके अंदर जो डीएनए मौजूद है, ये जिस बॉडी पर इसने इन्फेक्शन कॉज करनी है, ये वायरस का जो है इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसके जो इन्फेक्शन काज करने का तरीका, इसका मेथड क्या है सॉरी। अब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिस पे जाके अटैच होगा, ये अपने इस डीएनए को इस टेल के थ्रू यहाँ से इस बेस डिस्क के साथ, ये बेस डिस्क है जिसके साथ जाके ये उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच हो जाता है। ये डीएनए उस बॉडी के अंदर एंटर होगा। जब ये उसके अंदर एंटर हो जाएगा तो ये उस लिविंग सेल के तमाम सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, राइबोसोम है, राइबोसोम को ये कैप्चर करके उससे अपनी मर्जी की प्रोटीन प्रिपेयर करनी शुरू करवा देगा। डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपीज प्रिपेयर करनी शुरू कर देगा जाके वहां पे। इसका मतलब क्या है? ये अपनी बॉडी के अंदर इसके मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये जिस बॉडी के अंदर जाके इसने इन्फेक्शन कॉज करनी है, उस बॉडी के अंदर जाके उसके सारे सिस्टम को हाईजैक करके उसकी जितनी फैक्ट्रीज वहाँ पे काम कर रही हैं, ये उनको हाईजैक करके उनको यूटिलाइज करेगा, उनको यूज़ करेगा कि मेरी मर्ज़ी की ये चीज़ें प्रिपेयर करके आप मुझे देंगे। इस तरीके से ये अपनी जो है वो तादाद भी बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से ये फर्दर ग्रो भी करते रहते हैं। लेकिन इनकी अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा। डीएनए मौजूद है, बस ये उस वक्त ट्रांसफ़र होगा जिस वक्त ये इन्फेक्शन साइट पे पहुंचेगा और जाके किसी बेस पे अटैच होगा तो ये डीएनए उस बॉडी के अंदर चला जाएगा, उस बॉडी के अंदर जाएगा तो जाके वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। एक और करैक्टर इसका ऐसा है, दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? क्रिस्टल बनाने की सलाहियत होती है इसकी बॉडी के अंदर। ये करैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। हमने केमिकल्स देखे हैं, हम आमतौर पर हम मुशाहिदा करते हैं चीनी के मालिक्यूल्स का, चीनी का जो क्रिस्टल्स बनी हुई होती हैं उसकी, जो उसके दाने बने हुए होते हैं, उसमें कुछ छोटे साइज़ के होंगे, कुछ बड़े साइज़ के होंगे, लेकिन आप उन दोनों की शेप को अगर एक दूसरे के साथ कंसिडर करें, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो आप देखेंगे दोनों की शेप सेम होगी। क्या है? बेसिकली वो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी केमिकल जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज करता है कि वो एक ख़ास स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। किसी का 4 कॉर्नर होगा, किसी का 6 कॉर्नर होगा, रोम्बिक शेप होती हैं, डिफरेंट उसमें शेप होती हैं क्रिस्टल्स की, जो डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो गेन करते हैं। और इसमें वायरस के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये अपनी बॉडी को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेता है। क्रिस्टल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि वो कई साल तक पड़ी रह सकती है और वो हो सकता है कि वो जब उसको फिजिबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो फिर ग्रो करना शुरू कर दे। अब ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वायरसेस जो हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके ऐसे हैं जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी, कुछ चीज़ें, कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। किस बेस पे कहते हैं? सबसे पहले दे पोजेस डीएनए और आरएनए। इनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो प्रेजेंस है वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई हमारे सामने ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो डीएनए या आरएनए पाया जाता हो। अब इसका स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, डीएनए और आरएनए जो है यही जो ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यही उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसी बेस पर ये जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है।
और ये डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस जो है वो हमें बताती है कि ये लिविंग पार्टिकल हो सकते हैं, इनमें लिविंग प्रॉपर्टी मौजूद है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दे कैन इंक्रीज इन नंबर, ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। वायरस जो है वो जिस बॉडी में एंटर होगा, थोड़े से पार्टिकल उसके एंटर होंगे, फर्ज करें एक भी एंटर होता है, तो वो क्या है, जब उस सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देगा, तो क्या करता है, ये सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वायरस यहाँ पे बना हुआ है इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया वाला, फेज खाने को कहते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, और ये इन्फेक्शन भी बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर ही कॉज करता है। बैक्टीरिया का सेल इस तरह से जब डेवलप मौजूद है, ये क्या करेगा, इस तरीके से जाके उसके ऊपर इसकी बेस प्लेट यहाँ से अटैच हो जाती है। इसका ये हेड है, ये इसका डीएनए है। ये डीएनए जब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर, ये डीएनए यहाँ से इस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। जब ये एंटर हो जाता है उसके बाद क्या करता है, ये अपने नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने शुरू कर देता है। जितने नंबर इंक्रीज़ करता है क्या होगा, उतने ही वायरसेस नए इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके ये यहाँ पे खड़े करना शुरू कर देगा। ये देखें इसने क्या किया, उसके सिस्टम को हाईजैक करके अपने नंबर जो हैं वो सारे इंक्रीज़ कर लिए। एंड में क्या होगा, ये बैक्टीरिया का सेल जो है वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर होके जहाँ से एक वायरस एंटर हुआ था वहाँ से बहुत सारे वायरस इसके अंदर से बाहर निकल आएंगे और वो फर्दर बैक्टीरिया को ट्रैप करके उनके ऊपर जो है वो इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देंगे। अब ये अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए ये हम क्या कहते हैं, ये इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। आप फर्दर क्या है, दे कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मैंने कहा था डीएनए हमारी बॉडी के अंदर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शिफ्ट कर रहा होता है। सेम वे में जब ये उस बॉडी के अंदर एंटर होगा, अपने जैसे कितने सारे क्रोमोसोम यहाँ पर जो हैं वो वायरसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख लेगा, जिनके अंदर इसी के साथ का जो है वो डीएनए होगा। इन्हीं के साथ की ये बाहर वाला जो प्रोटीन कोट है, ये जो कैप्सूल लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये इसको हेड कहते हैं, ये हेड है इसका, ये इसकी टेल है, ये इसके फाइबर्स होते हैं नीचे, उसके टेल फाइबर्स कहते हैं इनको। ये प्रोटीन का कोट होता है, ये अंदर डीएनए है। डीएनए जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो वो कहता है ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक कर सकता है, ये अपने जैसी प्रोटीन नहीं बना के यहाँ पे खड़ी कर देगा, अपने जैसा डीएनए और बना के यहाँ पर जो है वो उस सेल के अंदर बना के वहाँ पे खड़ी कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उनको ट्रांसमिट भी कर सकता है। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका। सबसे लास्ट में दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, फर्दर अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। रीज़न मैंने अभी आपको पहले समझा दी है कि जब तक ये किसी लिविंग पार्टिकल के ऊपर अटैच नहीं होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच नहीं होगा, ये इसने जाके इसके पास अपना कोई फैक्ट्री नहीं है इसके पास डीएनए प्रिपेयर करने की, कोई फैक्ट्री नहीं इसके पास जो है वो प्रोटीन प्रिपेयर करने की। ये क्या करेगा, ये जिस सेल में इन्फेक्शन कॉज करने जा रहा है ये उसके राइबोसोम का जाके हाईजैक करेगा, उसकी फैक्ट्री को जाके हाईजैक करेगा कि आपने फर्दर जो है वो अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन नहीं बनानी, मेरी मर्ज़ी की प्रोटीन बनानी है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है ये अपनी रिप्रोड्यूस कर सकेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकेगा। अगर
नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर जो है वो इसको आप रख देंगे, कहीं पर भी मौजूद होगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। ये आजकल जैसे हम कोरोना वायरस की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में हौनो हो गई है। उसमें हम क्या कहते हैं कि ये स्नीजिंग के साथ जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। ये स्ट्रक्चर और डेवलप किया हुआ है, जो वायरस हम कोरोना में यूज़ होता है वो, और उसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है। लेकिन प्रोटीन कोट उसके अंदर भी होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट एक्सटर्नल लेयर जो है उसकी, वो क्या करती हैं, वो बेसिक हम इसमें ज़्यादा हम उसको जो है वो टच नहीं करते, सिर्फ हम इस पॉइंट को टच करते हैं कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए इसको जो है वो उसके सिस्टम को हाईजैक करके इसने जो है वो आगे चलना है। अगर इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, किसी बॉडी के ऊपर जो है वो गिर जाता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे कपड़े भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जैसे कि आप कहीं पे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हजूम में ना जाएं। हजूम में ना जाएं का मतलब ये है कि वहाँ से जिस शख्स के पास उसकी बॉडी के ऊपर फ़र्ज़ करें वायरसेस मौजूद हैं, वो आपकी बॉडी के साथ अटैच होके आपके पास आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत कम है। ड्यूरेशन बहुत, अगर वायरस मेरे कपड़ों के ऊपर अगर लगा हुआ है तो वो थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है, 2 घंटे 4 घंटे, ये उस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो खुद ब खुद मर जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उससे मरना शुरू हो जाता है। सनलाइट जो है उसके अंदर इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज के साथ ये बहुत जल्दी मर जाता है। आप धूप में निकलें, धूप में निकलने से आजकल गर्मी का जैसे जैसे ज़ोर बढ़ रहा है, उससे क्या है, हमारा ग्राफ कोरोना का नीचे आना शुरू हुआ है। सिर्फ उसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन रेट जो है वो कम हो जाता है। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हम वायरसेस को, प्रायोन्स को, वायराइड्स को जो हैं वो लिविंग जो है वो पार्टिकल्स क्यों कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल क्यों कंसिडर करते हैं, लिविंग पार्टिकल क्यों कंसिडर करते हैं, ये कुछ रीजंस हैं उसकी जो हमारे सामने, जो मैंने आपके सामने जो है वो प्रेजेंट की हैं। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसके बारे में कुछ डिटेल आपको लास्ट में पेज नंबर 39 के ऊपर अगर आप देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ, वहाँ पर भी डिस्कस की हुई है। वहाँ पर भी वायरस, प्रायोन, वायराइड्स, इन सब का जिक्र किया हुआ है। वायरस, प्रायोन, जो वायराइड, इनके डेफिनेशंस इनकी कई दफ़ा आई हुई हैं। व्हाट आर प्रायोन्स, व्हाट आर वायराइड्स। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस किस फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती है, वाई दीज पार्टिकल्स आर कंसिडर ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स, इनको क्यों जो है वो कंसिडर किया जाता है। राइट, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेलुलर पार्टिकल्स। वायरस के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं जिनकी बेस पर हम इनको लिविंग कंसिडर करते हैं। इसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं जिसकी बेस पर हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ये क्वेश्चंस पिछले पेपरों में आए हुए हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बारे में मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए, जब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने आपको बताया था कि अब हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं इससे आगे, उसके साथ मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।